14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के शहर पेरिस में आतंक का माहौल था। ऐसा हुआ कि किसी ने अपनी तरफ से एक अफवाह फैला दी कि फ्रांस का राजा जनता पर गोलियां चलवाने का आदेश देने वाला है और वह अपने सैनिकों से जनता को मरवाना चाहता है। ये खबर पेट्रोल में लगी आग की तरह पूरे फ्रांस में फैल गई। इस खबर के कारण जनता में डर का माहौल बन गया। लोगों ने सोचा कि ऐसे मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरा जाए। इसलिए फ्रांस के लोगों ने एक जन सेना बनाने का निर्णय लिया, जिसमें लगभग 7,000 व्यक्ति और महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अगर हमें राजा के खिलाफ खड़े होकर विद्रोह करना है, तो उसके लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तब कुछ लोगों ने कहा कि क्यों न सरकारी भवनों में रखे हथियारों को जबरदस्ती लूट लिया जाए। लोगों ने यही किया। सबसे पहले उन्होंने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बास्तिल किले की जेल को तोड़ दिया, जहां उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। बास्तिल जेल का कमांडर उस हथियारों की लड़ाई में मारा गया और वहां के हथियारों के साथ साथ कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। दोस्तों, वैसे तो वहां सिर्फ 7 कैदी ही थे। इन सबने मिलकर बास्तिल किले को गिरा दिया और उस किले की कीमती वस्तुओं को बाजार में बेच दिया। इन वस्तुओं को उन लोगों ने खरीदा जो इस घटना को अपनी यादों के रूप में संजोना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद कोई और घटना नहीं हुई, बल्कि इसके बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती इलाकों में कई लड़ाइयां हुईं, जिसका परिणाम ये निकला कि जनता ने रोटी, कपड़ा और मकान की बढ़ती कीमतों का विरोध करना शुरू कर दिया। बाद में फ्रांस के राजा को गिलोटिन से सिर काटकर मार दिया गया। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इसे जानने के लिए हमें 18वीं सदी में जाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रांस की सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, जो 18वीं सदी के अंत में थी। ये बात 1774 की है, जब बर्बन राजवंश के लुई 16वें नामक राजा ने राजगद्दी संभाली। उस समय उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से करवा दिया गया। बहुत दिनों से युद्धों के कारण उसके महल का खजाना खाली पड़ा हुआ था और वर्साई के महल की शानो शौकत बनाए रखने के लिए राजा को पैसे की जरूरत थी। लुई 16 के शासनकाल में ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनियों को आजाद कराने में मदद की गई थी, जिसके कारण फ्रांस पर 1 बिलियन लिवरे से भी अधिक कर्ज हो गया। इसके अलावा पहले से ही 2 बिलियन लिवरे का कर्ज था। अब जो कर्जदार थे वे राजा से 10% ब्याज के साथ अपना पैसा वापस मांगने लगे। एक तरफ राजा के सामने कर्ज की चिंता थी, तो दूसरी तरफ सेना का खर्च, राजदरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों का खर्च और विद्यालयों को चलाने का खर्च भी था। ये सभी चिंताएं फ्रांस के राजा को सताने लगी। तो लुई 16 ने क्या किया? उसने फ्रांस की जनता पर टैक्स बढ़ा दिया। 18वीं सदी में फ्रांस 3 एस्टेट वर्गों में बंटा हुआ था। पहला एस्टेट था क्लर्जी, यानी वे लोग जो चर्च में काम करते थे। दूसरा एस्टेट था नोबल, जिसमें राजा और उसका परिवार आता था। और तीसरा एस्टेट था जिसमें बाकी सभी लोग शामिल थे, जैसे बड़े व्यापारी, मर्चेंट, वकील, किसान और मजदूर। फ्रांस की कुल जनसंख्या में से 90% किसान थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, बल्कि 60% जमीन पहले और दूसरे एस्टेट के लोगों के पास थी। तीसरे एस्टेट में केवल कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके पास जमीन थी और वे काफी अमीर थे। पहले और दूसरे एस्टेट के लोग आराम से जी रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं तीसरे एस्टेट के लोगों को सारे टैक्स भरने पड़ते थे। उदाहरण के लिए, किसानों को चर्च को दिया जाने वाला टैक्स, जिसे टाइथ कहा जाता था, उनकी फसल का 10वां हिस्सा होता था। इसे धार्मिक टैक्स भी कहा जाता था। इसके अलावा राजा ने रोजमर्रा की चीजों पर भी टैक्स लगा दिया था, जैसे तंबाकू और नमक। इस तरह राजा ने महल के सारे खर्चे जनता के ऊपर डाल दिए थे और वह जबरदस्ती टैक्स वसूलने लगा। ये सारा बोझ केवल तीसरे एस्टेट के लोगों पर था। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या
2.3 करोड़ थी और 1789 में ये बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि फसल की पैदावार उतनी ही थी। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों को अधिक भोजन की आवश्यकता थी। इसलिए फ्रांस के लोग भूखे मरने लगे। उन्हें खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इसके चलते पूरे फ्रांस में महंगाई बढ़ गई। गरीब और गरीब होते गए और अमीर होते गए। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने विरोध किया था, बल्कि काफी बड़ा विद्रोह भी किया था, लेकिन वो उतना प्रभावी साबित नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास न तो पैसा था और न ही शिक्षा। ऐसे में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की आय बढ़ने लगी और वे शिक्षित होने लगे। उन्हें नए नए विचार आने लगे। तब लोगों को एहसास होने लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है। अब जो शिक्षित लोग थे, उनका मानना था कि लोगों को अधिकार उनके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि समाज में उनकी योग्यता के आधार पर मिलने चाहिए। जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिकों का भी यही मानना था कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां सभी को स्वतंत्रता हो और सभी कानून सबके लिए समान हो। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता की बात सुने। जॉन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में राजतंत्र का जमकर विरोध किया था। टैक्स तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। फिर क्या था? जनता राजा पर भड़क उठी और यहीं से एक क्रांति की शुरुआत हुई। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि लुई 16 का खजाना खाली हो चुका था। कर्जदारों की मांग बढ़ गई थी और उसे चुकाने के लिए राजा ने जनता पर टैक्स बढ़ा दिए थे। पर क्या आपको पता है कि प्राचीन राजतंत्र के अनुसार कोई भी फ्रांस का राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाकर नए टैक्स के प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेट्स जनरल क्या होती थी? स्टेट्स जनरल एक ऐसी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन केवल राजा ही तय करता था कि ये मीटिंग कब बुलाई जानी चाहिए। इसकी आखिरी मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी, लेकिन फिर उसके बाद लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई। इसमें पहले और दूसरे एस्टेट ने 300 प्रतिनिधि भेजे, जबकि तीसरे एस्टेट ने 600 प्रतिनिधि भेजे। इस सभा में किसानों और कारीगरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4000 पत्रों में अपनी शिकायतें और मांगे लिखकर असेंबली में भेज दी। लेकिन असेंबली के नियम के अनुसार हर एक एस्टेट को केवल एक वोट डालने का अधिकार था। पर इस बार क्या हुआ कि तीसरे एस्टेट के लोगों को ये मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि पूरी असेंबली वोटिंग करे, न कि केवल 3 वोटों पर फैसला लिया जाए। लेकिन लुई 16 को ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। राजा ने तीसरे एस्टेट के प्रस्ताव को नहीं माना, जिसके कारण क्या हुआ? तीसरे एस्टेट के लोग निराश होकर असेंबली के बाहर चले गए और यही सभी लोग 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इन सभी लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि जब तक हम एक ऐसा संविधान नहीं बना लेते जिसमें राजा की शक्तियां सीमित हों, तब तक हम सब मिलकर संघर्ष करते रहेंगे और राजा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। उस असेंबली के 2 नेता बनाए गए। पहले थे मिराबियो और दूसरे थे एबेसियस। इन दोनों ने असेंबली का नेतृत्व किया। दूसरी तरफ फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस की अधिकतर फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों में भूखमरी इतनी बढ़ गई कि औरतों ने जबरदस्ती खाने पीने की चीजें दुकानदारों से छीन ली। ये देखकर राजा ने सेना को आदेश दे दिया कि वे शहर में प्रवेश करें। जैसे ही सेना ने शहर में प्रवेश किया, लोगों में हड़कंप मच गया। फिर क्या था? लोगों की भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील के किले पर धावा बोल दिया, क्योंकि गांव में अफवाह फैल रही थी कि राजा ने किसानों की फसलें बर्बाद करने के लिए बाहर से कुछ लोगों को बुलाया है।
अब टैक्सों की आग तो पहले से ही लगी हुई थी और राजा के इस कदम ने उसमें पेट्रोल का काम कर दिया। इससे किसानों ने गांव के सरकारी अन्न भंडारों को लूट लिया और साथ ही टैक्स से संबंधित दस्तावेजों को भी जला दिया। आखिरकार विरोधी प्रजा की ताकत का अंदाजा लगाकर राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। आपको तो पता ही होगा कि नेशनल असेंबली क्या चाहती थी। वे चाहते थे कि राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया जाए। तो आखिरकार 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने एक आदेश पारित किया, जिसमें पहले एस्टेट के लोगों से कहा गया कि वे चर्च के नाम पर जो जमीन ले रखी है उसे वापस कर दें। साथ ही चर्च को दिया जाने वाला फसल का 10वां हिस्सा यानी धार्मिक टैक्स को बंद कर दिया गया। इससे सरकार को 2 बिलियन लिवरे का फायदा हुआ। धीरे धीरे नेशनल असेंबली ने 1791 में एक नया संविधान तैयार कर लिया, जिसमें राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। साथ ही सरकार को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। पहली वो होती है जो कानून बनाती है, दूसरी वह जो ये देखती है कि कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं, और तीसरी वह जो यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसे सजा देती है। 1791 में जो नया संविधान बना था वह कैसा था? फ्रांस की कुल जनसंख्या 28 मिलियन थी, जिसमें से केवल 4 मिलियन लोग ही वोट डाल सकते थे। इन्हें फ्रांस के लोग एक्टिव सिटीजन कहते थे। इनमें वे लोग शामिल थे जो पुरुष थे, 25 साल से अधिक उम्र के थे और सरकार को टैक्स देते थे। बाकी 3 मिलियन लोग, जिन्हें पैसिव सिटीजन कहा जाता था, वोट नहीं डाल सकते थे। इनमें बच्चे, महिलाएं और 25 साल से कम उम्र के लोग शामिल थे। एक्टिव सिटीजन वोट डालकर एक जज चुनते थे और साथ ही 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे। इन 50,000 इलेक्टर्स में से 745 सदस्य नेशनल असेंबली के लिए चुने जाते थे, जो राजा पर नियंत्रण रखते थे। राजा के पास केवल एक ही शक्ति थी, वह थी वीटो पावर, जिसका मतलब था कि राजा की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। नेशनल असेंबली मंत्रियों को भी नियंत्रित करती थी। इस संविधान के अनुसार लोगों को कई अधिकार मिले, जैसे जीवन का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, राय की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता। राजा ने हाँ तो कर दी थी कि वो संविधान को मान रहा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं चाहता था कि उसकी शक्तियां कम हों। उसने अपने आसपास के देशों के साथ मिलकर गुप्त योजनाएं बनाईं। लेकिन राजा और आसपास के देश कुछ कर पाते, इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ 1792 में युद्ध की घोषणा कर दी। इससे फ्रांस के हजारों युवा सेना में भर्ती होने लगे और सभी देशभक्ति के गीत गाने लगे। उस युद्ध में काफी ज्यादा लोग मारे गए थे और साथ ही काफी ज्यादा धन का भी नुकसान हुआ था। 1791 में जो संविधान बनाया गया था, उसमें धनवानों को ज्यादा महत्व दिया गया था, जबकि गरीब और किसानों को कम महत्व मिला। तो लोगों ने अपनी आवाज उठाने के लिए राजनीतिक क्लब बनाए। ये क्लब क्या होते हैं? ये वे समूह होते हैं जहां अलग अलग विचारों के लोग अपनी बातें रखते हैं, ताकि सरकार उनकी बातों पर ध्यान दे और उनकी मांगों को सुने। ऐसा ही एक क्लब था, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। इस क्लब के लोगों की एक अलग तरह की पोशाक होती थी और इन्हें सैनकुलोट्स भी कहा जाता था। जब ब्रेड की कीमतें बढ़ने लगी और महंगाई बढ़ी, तो जैकोबिन क्लब ने एक योजना बनाई कि राजा को महल में घुसकर बंदी बना लिया जाए। इन क्लब के लोगों ने 10 अगस्त को ट्यूलरीच के महल पर हमला कर दिया, जिसमें राजा के कई सैनिक मारे गए। बाद में राजा और उसके परिवार के सदस्यों को जेल में डाल दिया गया, यानी उन्हें बंदी बना लिया गया। फिर नेशनल असेंबली ने चुनाव कराए और आखिरकार 21 सितंबर 1792 को राजशाही का अंत कर दिया गया। इस तरह राजतंत्र खत्म हुआ और एक नई गणतंत्र प्रणाली शुरू हुई, जिसमें वोट डालने का अधिकार दिया गया। अब फ्रांस एक गणतंत्र देश बन चुका था। लुई 16, जिसे बंदी बना लिया गया था, उसे राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। आखिरकार 21 जनवरी 1793 को प्लेस डे ला
कॉनकॉर्ड पर राजा को गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर काट दिया गया। अब सभी को वोट डालने का अधिकार मिल गया। जैकोबिन क्लब की सरकार यानी रोबेस्पियर की सरकार ने फ्रांस में गणतंत्र के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह उनकी अपनी पार्टी का ही क्यों न हो, जेल में डालकर ट्रायल केस चलाया। दोषी पाए जाने पर उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर काट दिया जाता था। हालांकि जैकोबिन क्लब ने एक काबिले तारीफ काम किया, वह था दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा क्या थी? फ्रांस की कॉलोनियां जैसे कैरिबियन में मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंग, वहां से कई चीजें फ्रांस में आयात की जाती थी, जैसे तंबाकू, इंडिगो, चीनी और कॉफी। लेकिन समस्या यह थी कि इन चीजों को बनाने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी और वहां काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसलिए फ्रांस के व्यापारी अफ्रीकी तट पर जाते थे और वहां से लोगों को खरीदकर उन्हें हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के रास्ते कैरिबियाई देशों में ले जाते थे। वहां उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था और फिर तंबाकू, इंडिगो, चीनी और कॉफी वापस फ्रांस लाई जाती थी। नेशनल असेंबली में ये तय हुआ था कि दास प्रथा को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद करवा दिया और उनकी जगह सरकारी दफ्तर और बैरक बनवा दिए। रोबेस्पियर अपनी मनमर्जी करने लगा और लगातार दासों को खरीदने और बेचने लगा। लेकिन दोस्तों, जो होना था वही हुआ। 1794 में उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर काट दिया गया। इस तरह जैकोबिन क्लब का अंत हो गया। बास्तील किले की घटना के बाद 1789 की गर्मियों में एक महत्वपूर्ण कानून लागू हुआ था, जिसके अनुसार कोई भी किताब, अखबार, नाटक या सार्वजनिक प्रदर्शन राजा के अधिकारियों की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब यह सेंसरशिप हटा दी गई थी। अब फ्रांस में सभी लोग स्वतंत्र थे। वे कुछ भी छाप सकते थे, नाटक कर सकते थे, गीत गा सकते थे और जुलूस निकाल सकते थे। अब उन्हें किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। अमीर लोगों ने सरकार की शक्ति को अपने हाथों में ले लिया और फिर एक नया संविधान बनाया गया। इस संविधान के अनुसार केवल वही लोग वोट कर सकते थे जिनके पास ज्यादा पैसा था। इस संविधान के तहत 2 विधान परिषदें बनाई गईं, जिनका काम 5 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद बनाना था। लेकिन इन दोनों परिषदों में आपसी मतभेद होने लगे, जिसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। 1804 में फ्रांस का एक नया राजा बना, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने पहले तो यूरोप के लिए बहुत कुछ किया, तो लोगों को लगा कि वह अच्छा है। लेकिन बाद में पता चला कि नेपोलियन बहुत ही क्रूर राजा था। आखिरकार 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया